आपने कई बार तस्वीरों में या फिर वास्तव में किसी फाइटर जेट को हवा में रिफ्यूल होते देखा होगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने कभी ना कभी ये तस्वीरों में देखा होगा कि कैसे फाइटर जेट्स जो हैं हवा में रिफ्यूल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस पूरे प्रोसेस को कहते क्या हैं और कितने प्रकार के ये प्रोसेस होते हैं और क्या सिर्फ फाइटर जेट ही हवा में रिफ्यूल हो सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर, कमर्शियल एयरप्लेन्स या फिर और कोई विमान जो है वो हवा में रिफ्यूल हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग के बारे में। जी हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग और पहली बार साल 1921 में मिड एयर रिफ्यूलिंग जो है वो की गई थी। यानी कि उस वक्त जब तकनीक जो नहीं थी कि आप ऑटोमेटिक या फिर कोई ड्रोग और प्रोब सिस्टम हो उसके जरिए आप रिफ्यूल कर पाएं, उस दौर में मैनुअली टैंकर से रिसीवर में फ्यूल ट्रांसफर किया गया था। कैसे हुआ था, किसने किया था, किस प्लेन से हुआ था, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। ये हमारी खास पेशकश है इस मिड एयर रिफ्यूलिंग के ऊपर, जिसमें आपको हम समझाएंगे कि मिड एयर रिफ्यूलिंग आखिर होती क्या है। दरअसल मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है हवा में ईंधन भरने का काम। ये खासकर फाइटर जेट्स में होता है। जी हाँ, वो फाइटर जेट्स जो किसी मिशन पे होते हैं या फिर किसी ऑपरेशन को जब वो अंजाम दे रहे होते हैं, तब अगर उनको ईंधन की जरूरत होती है तो टैंकर से, यानी कि जो टैंकर है उससे रिसीवर में, यानी कि फाइटर जेट्स में या फिर जो भी जिस चीज़ को रिफ्यूल किया जा रहा है उसे हम रिसीवर कहते हैं, उसमें ईंधन जो है वो भरा जाता है। और ये दो तकनीकों के माध्यम से होता है। पहला है ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम, दूसरा है बूम सिस्टम। पहला जो है, पहले बात करते हैं ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम के बारे में। अब आप सोचिएगा कि आखिर ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम क्या है। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि अक्सर एक नली निकलती है टैंकर से जो कि लचीली होती है, जिसके आखिरी हिस्से पर एक शटल कॉक तरह का आकार बना होता है और वो फाइटर जेट्स में जो नली होती है जिसको हम कहते हैं प्रोब, उससे जाकर फिट हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम। इसमें एक हॉज पाइप होती है जो कि टैंकर से निकलकर उस एयरक्राफ्ट में फिट होती है और जब ये एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं ड्रोग एंड प्रोब, फिर जो है रिफ्यूलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ठीक इसी प्रकार का है बूम सिस्टम। बूम सिस्टम लचीला नहीं बल्कि एक हार्ड नली होती है जो कि सीधे एयरक्राफ्ट में जाकर फिट होती है और फिर वहां से रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। कई बार होता ऐसा है कि ड्रोग और प्रोब सिस्टम दोनों एक विमान में लगे होते हैं और ऐसे विमानों में एक साथ एक से ज्यादा हम रिसीवर प्लेन्स को रिफ्यूल कर सकते हैं। आमतौर पर एक जो टैंकर होता है उसमें दो ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम वाली तकनीक होती है और एक होती है बूम तकनीक, यानी कि उससे एक बार में तीन कमोवेश कह सकते हैं कि फाइटर जेट्स को हम रिफ्यूल कर सकते हैं। इस बात को हम बता दें आपको कि ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम के अपने नफे नुकसान हैं, अपनी जो कह लें कि अपनी इसकी खासियत होती है। ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें जो खतरा है वो बूम सिस्टम के मुकाबले कम होता है। ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम में जो वायर होता है, पूरा जो पाइप होती है वो लचीली होती है और शटल कॉक जो होता है वो उसमें उस पर निशाना लगाना या फिर ये कह लें कि उसमें नली को फिट करना जो रिसीवर है उसके लिए ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो बूम सिस्टम होता है उसमें थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा होती है। उसमें एक खास आदमी जो है वो उस वक्त टैंकर में बैठा होता है जो कि बूम को ऑपरेट कर रहा होता है ताकि बूम पूरी सटीकता के साथ अपने जगह पर जाए और वो फिट होकर फिर उस प्लेन को, रिसीवर प्लेन को फिर उस रिसीवर प्लेन को जो है वो रिफ्यूल कर सके। अगर हम ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो तकरीबन है 220 से 290 गैलन जो फ्यूल है वो प्रति मिनट भरा जा सकता है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं बूम सिस्टम की तो उसमें तकरीबन एक साथ में, यानी कि एक मिनट में 880 गैलन फ्यूल भरा जा सकता है। ड्रोग एंड प्रोब की जो लंबाई है कहते हैं कुछ में 35 फीट की होती है और जो बूम की लंबाई होती है वो तकरीबन 80 फीट की होती है। लेकिन सबसे खास बात है कि जब हवा में जब कोई भी फाइटर जेट रिफ्यूल होता है तो उस वक्त जो उस दोनों विमानों की जो गति है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर दोनों की गति एक साथ या बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिफ्यूलिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर रिफ्यूल हो रहा है प्लेन हवा में और टैंकर से फ्यूल जा रहा है, उस वक्त टर्बुलेंस की वजह से गति ऊपर नीचे होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से जो ड्रोग एंड प्रोब सिस्टम दोनों अलग हो जाते हैं या फिर बूम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा? क्या जो ईंधन है वो हवा में गिरने लगेगा, उससे कोई दुर्घटना हो सकती है? तो इसका जवाब है ये कि नहीं।
क्योंकि जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते हैं, अपने आप जो फ्यूल का प्रवाह है वो बंद हो जाता है। ये बिल्कुल ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और इसके माध्यम से सुरक्षित तरीके से जो तेल है वो टैंकर से रिसीवर में जाता है। आमतौर पर एक जो टैंकर होता है उसमें 30 गैलन से ज़्यादा जो है वो फ्यूल होता है, लेकिन आपको बता दें कि एक F-16 जो है अपने साथ 880 गैलन फ्यूल ले जा सकता है, जबकि F-22 जैसे विमान जो है अपने साथ 2600 गैलन फ्यूल ले जा सकते हैं। और जो टैंकर होते हैं, खासकर KC-135 अपने साथ 22,000 गैलन जो है वो ले जा सकता है, जबकि न्यू KC-46 जो है अपने साथ 31,000 गैलन ले जा सकता है। तो आप सोचिए कि इनमें कितना फ्यूल होता है। इनमें इतना फ्यूल होता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को जब वो ऑपरेशन में हो तो उसे लैंड करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि अगर कोई विमान अपने साथ फुल टैंक के साथ उड़ान भरता है तो शायद वो 3 घंटे काम कर पाए, लेकिन अगर जब उसे हवा में रिफ्यूल किया जाएगा तो 3 घंटे के बदले शायद 4 या 5 घंटे काम कर पाए। ये इसलिए क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो उसमें बहुत सारा ईंधन जो है वो खर्च होता है, लेकिन जब हवा में इसे रिफ्यूल किया जाता है तो इसका जो कह सकते हैं कि जो फ्यूल की बचत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक हवा में ऑपरेशन कर सकता है या फिर अपने जो जिस मिशन पे है उसको वो अंजाम दे सकता है। अब इसमें एक और सवाल आता है कि आखिर 1921 में पहली बार कैसे भरा गया था फ्यूल। साल 1921 में मैनुअली तरीके से फ्यूल भरा गया था। तब टैंकर और रिसीवर में ना बूम ड्रोग सिस्टम था, ना ही उस वक्त कोई ऐसी तकनीक थी जिससे पाइप के जरिए जो सीधे टैंकर से तेल रिसीवर में भेजा जाए। तो उस दौर में मैनुअली यानी कि टैंकर से जो छलांग लगानी होती थी रिसीवर पर वो मैनुअली होती थी और ये कोई खास व्यक्ति कर रहा होता था और फिर वो उस पाइप को कनेक्ट करता था और तब जाकर फ्यूल जो है ट्रांसफर होता था। साल 1921 में लिंकन स्टैंडर्ड बाईप्लेन से कर्टिस जेनी एयरप्लेन में ईंधन भरा गया था और तब ये सब कुछ जो है वो मैनुअली किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये ईंधन भरने की प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है या फिर सिर्फ ये दिन में हो सकती है, रात में नहीं हो सकती, तो इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। ईंधन भरने की प्रक्रिया कभी भी कहीं भी हो सकती है, रात हो या दिन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए खास ऑपरेटर्स होते हैं। बूम की अगर बात करें उसमें तो उसमें खास लाइटें होती हैं और कैमरा लगे होते हैं जो कि ऑपरेटर को ये बताते हैं कि जो नली है वो सटीक जगह पर जा रही है। और जो ड्रोग एंड प्रूफ सिस्टम है उनमें कुछ ऐसी तकनीक होती है जिसके माध्यम से ये एक दूसरे के पास आते ही लॉक हो जाते हैं, यानी कि अगर जब तक ये एक दूसरे से लॉक नहीं होंगे ईंधन का प्रवाह होगा ही नहीं, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अब एक और सवाल ये है कि क्या कमर्शियल एयरप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को भी रिफ्यूल किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि कमर्शियल एयरप्लेन्स को हवा में रिफ्यूल नहीं किया जाता है। हाँ, हेलीकॉप्टर्स कुछ ऐसे हैं जिनको हवा में रिफ्यूल किया जाता है, खासकर CH-53 के किंग स्टार्लिन जो हेलीकॉप्टर है उसको हवा में रिफ्यूल किया जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी हेलीकॉप्टर के मामले में ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि हेलीकॉप्टर के जो डैने हैं वो जो थर्स्ट पैदा करते हैं उसकी वजह से जो हॉज पाइप है वो हिलता है और ये जो तकनीक है जो हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होती है वो सिर्फ ड्रोग एंड प्रूफ सिस्टम ही होता है जिसके माध्यम से फ्यूल भरा जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं कमर्शियल एयरप्लेन्स की तो उनमें ऐसी कोई तकनीक नहीं होती जिनसे उनको हवा में ही रिफ्यूल किया जा सके। जो दोनों ये तकनीकें हैं, ड्रोग एंड प्रूफ सिस्टम, इसके साथ साथ बूम सिस्टम, इनमें जो दोनों में जो बड़ा फर्क है वो यही है कि इन दोनों में जो फ्यूल ट्रांसफर का रेट है वो काफ़ी उसमें अंतर है, जिसके माध्यम से अगर बूम सिस्टम से जितनी ज़्यादा आसानी से रिफ्यूल की प्रक्रिया हो सकती है उतनी ज़्यादा आसानी से ड्रोग एंड प्रूफ सिस्टम में नहीं हो सकती, ये ज़्यादा वक्त लेता है। लेकिन आज के दौर में जितने भी विमान हैं लगभग कोशिश विमान कंपनियां यही करती है बनाते वक्त कि उनको हवा में रिफ्यूल किया सके, ऐसी तकनीक उसमें देती हैं। और भारत में भी ऐसे कई विमान हैं जिनको हवा में आसानी से रिफ्यूल किया सकता है। खासकर सुखोई, तेजस या फिर राफेल की बात कर लें तो ये तमाम विमान जो हैं हवा में आसानी से रिफ्यूल हो सकते हैं, यानी कि अगर ये ऑपरेशन के दौरान अगर इनको ईंधन की ज़रूरत होती है तो इनको वापस से अपने बेस पर लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से हवा में रिफ्यूल होकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं।